बच्चों, आज हम कक्षा 8 की हिंदी की पूरक पुस्तक जिसका नाम है भारत की खोज, इस किताब का प्रथम अध्याय अहमदनगर का किला पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग इस किताब के बारे में जानेंगे। भारत की खोज ये जो पुस्तक है, इसकी रचना 1944 में अप्रैल सितंबर के बीच अहमदनगर की जेल में जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। इस पुस्तक को नेहरू जी ने अंग्रेजी भाषा में लिखा और बाद में इसे हिंदी और अन्य बहुत सारी भाषाओं में अनुवाद किया गया। इस पुस्तक में नेहरू जी ने सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर भारत की आज़ादी तक विकसित हुई भारत की बहुविध समृद्ध संस्कृति, धर्म और जटिल अतीत को वैज्ञानिक दृष्टि से विलक्षण भाषा शैली में बयान किया है। तो सबसे पहला अध्याय इसमें है अहमदनगर का किला। यहाँ 13 अप्रैल 1944 लिखा हुआ है। तो इस पाठ में नेहरू जी की नवीं जेल यात्रा का वर्णन है और इस पाठ के माध्यम से नेहरू जी का कहना है कि मनुष्य के मानस पटल पर अपनी संस्कृति और सभ्यता की जो पुरानी छाप रहती है, वह अच्छी और बुरी दोनों रूपों में प्रभावित करती है। अहमदनगर के किले में नेहरू जी को 1942 से 45 तक रखा गया था। यह पाठ उसका संस्मरण है। इस पाठ में नेहरू जी को बागवानी का शौक़ था और जब वे जेल में थे तो वे धूप में भी फूलों की क्यारियाँ बनाते थे और उनकी देखभाल करते थे और इसीलिए इसे ऐतिहासिक जगह भी कहा जाता है। यहाँ की एक महत्वपूर्ण घटना चांद बीबी की याद नेहरू जी को आती है और जिसकी हत्या उसी के विश्वासी आदमी ने की थी। और जेल में बागवानी के लिए खुदाई करते समय नेहरू जी को बहुत सारी पुरानी दीवारों के हिस्से, गुंबद और इमारत आदि मिले, लेकिन उनको इससे आगे खुदाई करने के लिए आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं थी और उन्होंने कुदाल छोड़कर कलम हाथ में उठा ली और प्रण किया कि जब तक देश आज़ाद नहीं हो जाता है, वे देश की आज़ादी के लिए लिखते रहेंगे। और इस तरह से यह दबाव उनके लिए कभी कभी बहुत ही भार डालने वाला होता था और नेहरू जी बराबर ये सोचा करते थे कि आखिर में वे सब किस बात के लिए उत्तराधिकारी हैं और मानवता के जिन मूल्यों को हजारों वर्षों से प्राप्त किया गया, जीत का उल्लास, साहसी कारनामे, ये सब उनके साथ जुड़े हैं। वे इन्हीं सब की संतान हैं और इन आधारों पर यही विचार हमें एक सूत्र में बांध कर रखते हैं और वर्तमान रूप भारत का जो है वो इसी आधार पर बनेगा। ये इस पाठ में इन सब चीज़ों का वर्णन है। तो हम लोग सबसे पहले पहला अनुच्छेद पढ़ेंगे। भारत एक खोज पूरक पुस्तक का पहला अध्याय अहमदनगर का किला। यह मेरी 9वीं जेल यात्रा थी।
हमें यहाँ आए 20 महीने से भी अधिक समय हो चुका था। जब हम यहाँ पहुँचे तो अंधियारे आकाश में झिलमिलाते दूज के चांद ने हमारा स्वागत किया। शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका था। तब से हर बार जब नया चांद उगता है तो जैसे मुझे याद दिला जाता है कि मेरे कारावास का 1 महीना और बीत गया। चांद मेरे बंदी जीवन का स्थायी सहचर रहा है। सहचर मतलब साथ चलने वाला, साथ देने वाला। वही मुझे इस बात की याद दिलाता है कि अंधेरे के बाद उजाला होता है। तो वहाँ पर चांद जो है लेखक को अपना साथी, अपना सहचर प्रतीत होता था, क्योंकि वह दिन प्रतिदिन निश्चित समय पर आकर एक एक दिन का एहसास करवाता था। साथ यह एहसास दिलाता था कि अंधेरे के बाद उजाला होता है, यानी दुख के बाद सुख के दिन अवश्य आते हैं। और यहाँ पर एक शब्द आया शुक्ल पक्ष। तो हिंदी कैलेंडर के अनुसार 1 महीने में 2 पक्ष होते हैं। शुक्ल पक्ष 15 दिन का होता है। उसके बाद फिर जो है कृष्ण पक्ष आता है। शुक्ल पक्ष पूर्णिमा से शुरू हो जाता है। तो ये 15-15 दिन का 2 पक्ष माना जाता है। और शुक्ल पक्ष में चंद्रमा जो है उसका प्रकाश बहुत अधिक मिलता है, रोशनी होती है, और धीरे धीरे यही चंद्रमा अमावस्या तक जाते जाते छोटा हो जाता है आकार में और अंधेरा होता है। तो इस तरह से 2 पक्ष 1 महीने में होते हैं। तो ये चाँद जो है, चाँद को देखकर नेहरू जी को ऐसा लगता था कि यही हमारा साथ देता है और मुझे याद दिलाता है कि मेरे यहाँ के जीवन का, कारावास के जीवन का 1 महीना और बीत गया है। और उजाला का अर्थ होता है प्रकाश। तो इस तरह से यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी की 9वीं जेल यात्रा का वर्णन हुआ है। और यहाँ उनको रहते हुए 20 महीने से भी अधिक समय बीत चुका है। और यहाँ पे एक शब्द आया है झिलमिलाते। झिलमिलाने का अर्थ है चमकना। आकाश में तारे चमकते हैं तो उसी को झिलमिलाना यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आगे का अनुच्छेद हम लोग देखने से पहले यहाँ पे एक चित्र बना हुआ है और चित्र के नीचे लिखा है कि सन 1953 में जवाहरलाल नेहरू ने अहमदनगर किले की पुनः यात्रा की, यानी कि बाद में उन्होंने फिर से इस किले की यात्रा की, यहाँ पर आए। इस चित्र के माध्यम से दिखाया जा रहा है। और यहाँ पे एक चित्र और है जिसमें लिखा है इधर अहमद किले का वह कक्ष। कक्ष का अर्थ होता है कमरा। ये तत्सम शब्द है। वह कक्ष जहाँ 1942 से 45 में जवाहरलाल नेहरू को रखा गया और यहीं रहकर उन्होंने ये पुस्तक लिखने का कार्य किया। अब यहाँ पे एक शीर्षक दिया हुआ है अतीत का भार। अतीत का भार, यहाँ पर इसमें हम लोग पढ़ेंगे ये अनुच्छेद। आगे क्या लिखा है? दूसरी जेलों की तरह यहाँ अहमदनगर के किले में भी मैंने बागवानी करना शुरू कर दिया। बागवानी कहते हैं पेड़ पौधे लगाना और बगीचे पेड़ पौधों से बनाना। तो इस तरह से उन्होंने बागवानी करने का कार्य शुरू कर दिया। मैं रोज़ कई घंटे तपती धूप में भी फूलों के लिए क्यारियां बनाने में बिताने लगा। मिट्टी बहुत खराब थी, पथरीली और पुराने मलबे और अवशेषों से भरी हुई।
यहाँ पे पथरीली शब्द आया है, यानी कि पत्थर से भरा हुआ जो वहाँ की भूमि थी, जो ज़मीन थी वो पथरीली थी, उसमें पत्थर के टुकड़े भी थे। और पुराने मलबे यानी पुराना जो वहाँ पर कूड़ा ये सब निकला हुआ था, तोड़ फोड़ के बाद जो वहाँ पे पत्थर, ईंट, मिट्टी, इन सब का ढेर था, उसी को मलबा कहा गया है। और अवशेषों से भरी हुई, अवशेष यानी कि बचे हुए चीज़ों से बचे हुए पदार्थ अवशेष कहलाते हैं। तो ऐसे चीज़ों के ढेर से वो जगह भरी हुई थी। चूँकि यह इतिहास स्थल है, इसलिए अतीत में इसने कई युद्ध और राजमहलों की दुर्भी संधियाँ देखी हैं। यहाँ पे दुर्भी संधियों का मतलब है दुश्मनों या गलत इरादों से की गई संधि, यानी कि जिसमें अपना स्वार्थ निहित हो। तो ऐसे इरादे से की गई संधियाँ यानी कि मित्रता राजमहलों की। यहाँ का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। घटनाओं की दृष्टि से इसकी कोई विशेष अहमियत भी नहीं है, पर इससे जुड़ी एक घटना आज भी याद की जाती है। यह घटना है चांद बीबी नाम की एक सुंदर महिला के साहस की कहानी, जिसने इस किले की रक्षा के लिए अकबर की शाही सेना के विरुद्ध हाथ में तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व किया। पर अंत में उसकी हत्या उसके अपने ही एक आदमी के हाथों हुई। तो इस तरह से नेहरू जी को बागवानी का बहुत ही शौक़ था और उन्हें अंग्रेज़ी सरकार द्वारा जिन जेलों में रखा गया, वहाँ उन्होंने अपने शौक़ को पूरा किया। दूसरी जेलों की तरह उन्होंने अहमदनगर के किले में भी बागवानी का काम शुरू कर दिया और वे प्रतिदिन धूप में जो है वो पेड़ पौधों की देखभाल करते थे। और वहाँ की ज़मीन की मिट्टी भी बहुत ख़राब थी और यह मिट्टी पुराने मलबों से भरी पड़ी थी और इस मिट्टी ने अनेक युद्ध और गुप्त संधियाँ देखी थीं, जो अपने स्वार्थ के लिए शासक किया करते थे। और यहाँ की एक महत्वपूर्ण घटना चांद बीबी की याद, उस घटना की याद आती है नेहरू जी को। और उसी चांद बीबी ने इस किले की रक्षा के लिए अकबर की मुग़ल सेना के विरुद्ध युद्ध लड़ा था और उसी चांद बीबी की हत्या उसी के विश्वासी आदमी ने कर दी थी। तो इस तरह से जो है चांद बीबी की हत्या हुई। आगे अनुच्छेद है, खुदाई के दौरान हमें ज़मीन की सतह के बहुत नीचे ज़मीन की सतह के नीचे दबे हुए प्राचीन दीवारों के हिस्से और कुछ गुंबदों और इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले। हम बहुत दूर नहीं जा सके क्योंकि न तो अधिकारियों से इसकी मंजूरी मिली और न ही हमारे पास इस काम को जारी रखने के साधन थे। अब मैंने कुदाल छोड़कर हाथ में कलम उठा ली। कुदाल कहते हैं खुदाई करने के लिए, खेती करने के लिए, बागवानी करने के लिए कुदाल की आवश्यकता होती है, मिट्टी कोड़ने के लिए और खोदने के लिए। तो कुदाल छोड़कर हाथ में कलम उठा ली। कलम यानी पेन जिससे लिखते हैं। और जेल में भी बागवानी करते समय उनको बहुत सारे ज़मीन के नीचे कई पुरानी दीवारों के हिस्से, गुंबद और इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले, लेकिन जेल अधिकारी
सीमित स्थानों से आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं देते थे। वहाँ के जो जेल के अधिकारी थे वे इसके आगे बढ़ने के लिए मना करते थे, और अगर वो और आगे खुदाई करते तो और भी चीज़ें सामने आती जो उस मलबे में मिट्टी के अंदर दबी हुई थी। इसलिए उन्हें इस कार्य में स्वतंत्रता नहीं थी, उन्हें रोका जाता था, और इसी कारण उन्होंने कुदाल छोड़कर कलम हाथ में उठाई और उन्होंने कहा कि मैं जब तक आज़ाद नहीं हो जाता और कर्म के माध्यम से वर्तमान को अपने अनुभव का हिस्सा नहीं बना लेता, मैं उसके बारे में नहीं लिख सकता। न ही पैगंबर की भूमिका अख्तियार कर मैं फ़िलहाल भविष्य के बारे में लिख सकता हूँ। यहाँ पे पैगंबर कहा गया है, ईश्वर का दूत, भगवान का भेजा हुआ दूत जो किसी के भविष्य के बारे में बताए। तो ऐसा मैं, नेहरू जी कहते हैं कि ऐसा मैं नहीं कर सकता। बचा रहता है अतीत। अतीत का अर्थ होता है जो बीत चुका है, पर मैं उसके बारे में भी किसी इतिहासकार या विद्वान की तरह विद्वतापूर्ण शैली में नहीं लिख सकता। यहाँ पर एक शब्द आया है फ़िलहाल और अख्तियार। तो फ़िलहाल शब्द जो है प्रयोग होता है जैसे कि अभी इस समय में, वर्तमान समय में जो मेरे पास है समय, उसमें उसके बारे में जो है वो नेहरू जी नहीं लिख सकते थे। तो फ़िलहाल मतलब उस समय। और यहाँ पर विद्वतापूर्ण, विद्वतापूर्ण का अर्थ है ज्ञान से भरा हुआ। जो बहुत विद्वान होते हैं, ज्ञानी होते हैं, और उनके लिखने का शैली का मतलब होता है तरीका। तो उनके लिखने का तरीका भी अलग होता है। तो वो कहते हैं कि मैं विद्वान की तरह विद्वतापूर्ण शैली में नहीं लिख सकता, और मैं पहले की ही तरह अपने आज के विचारों और क्रियाकलापों के साथ संबंध स्थापित करके ही उसके बारे में कुछ लिख सकता हूँ। गेटे ने एक बार कहा था कि इस तरह का इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक राहत दिलाता है। और नेहरू जी का ये कहना था कि अब जो अतीत हम जानते हैं उसके बारे में इतिहास व विद्वान की तरह लिखने में सक्षम नहीं है। और वे कहते हैं कि भविष्य के बारे में इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि वह किसी पैगंबर की भूमिका में नहीं है। वो किसी भगवान के भेजे हुए दूत नहीं है कि वे भारत के भविष्य के बारे में, किसी के भविष्य के बारे में लिख सकें। और इसलिए अब बचा अतीत जो है उसके बारे में वो एक विद्वान की तरह, ज्ञानी की तरह भी नहीं लिखने में सक्षम है। वे केवल वर्तमान विचारों और क्रियाकलापों के साथ मिलकर ही उसके बारे में कुछ लिख सकते हैं। उनके बारे में जानकर और उन दोनों को जोड़कर उसके बारे में जो वर्तमान में है उसके साथ संबंध जोड़कर वो उसके बारे में लिख सकते हैं। तो इस तरह से उनके इतिहास का लेखन अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक राहत दिलाता है, यानी कि उनको इससे कुछ शांति मिलती है लिखकर। अब अगला अनुच्छेद है यहाँ पर अतीत का दबाव। इसमें पहला अनुच्छेद है, दबाव भला हो या बुरा, दोनों तरह अभिभूत करता है। कभी कभी यह दबाव दम घोंटू
होता है। तो दबाव जो है वो दबाव यानी कि बोझ डालना, किसी तरह का किसी तरह की स्वतंत्रता न मिलना। जब अंकुश लगाया जाता है, रोका जाता है, इसका मतलब है कि वह व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपनी इच्छा से काम नहीं कर पा रहा है। तो दबाव, चाहे वो भला हो या बुरा हो, दोनों तरह से ही अभिभूत करता है यानी प्रभावित करता है। कभी कभी यह दबाव दम घोंटू होता है और कभी कभी इतना ज़्यादा अंकुश, इतना ज़्यादा दबाव जो है वो ऐसा लगता है जैसे हमें सांस लेने में दिक्कत हो, दम घुटने वाला हो, ऐसा लगे कि हम ठीक से जी भी नहीं पा रहे हैं। तो अपना जीवन जो है वो बंधन में बंधा हुआ लगता है। और ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी जड़ें बहुत पुरानी सभ्यताओं में होती हैं, मसलन भारत और चीन की सभ्यताएं। तो यहाँ पर उन लोगों के लिए ये बहुत ही जो है वो जड़ें जिनकी बहुत मजबूत होती हैं और बहुत दूर तक फैली होती हैं। तो मनुष्य के मस्तिष्क पर सभ्यता के अतीत का दबाव, चाहे भला हो चाहे बुरा हो, वो उसको प्रभावित करता है। और यह दबाव कभी कभी जीवन लेने वाला भी हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे कि अब सांस लेना, जीना मुश्किल है, दम घोटने वाला। और सभ्यता कहते हैं जो पुरानी समय की जो संस्कृति है, पुराने समय के लोग हैं, प्राचीन काल के, तो उन लोगों के समय से जो चीज़ें चली आ रही हैं। और भावी का अर्थ होता है आने वाला। अब आगे नेहरू जी कहते हैं कि आखिर मेरी विरासत क्या है, मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ, क्या उन सब का जिसे मानवता ने दसियों हजारों साल के दौरान हासिल किया, उसकी विजयों के उल्लास का, उसकी पराजयों की दुखद यंत्रणा का, मानव के उन हैरत अंगेज साहसिक कार्यों का जिनकी शुरुआत युगों पहले हुई और जो अब भी जारी हैं और हमें आकर्षित करती हैं। मैं इन सब का वारिस हूँ, साथ ही उस सब का भी जिसमें पूरी मानव जाति की साझेदारी है। हम भारतवासियों की विरासत में एक खास बात है जो अनोखी नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति औरों से एकदम अलग नहीं होता। अलबत्ता एक बात हम लोगों पर विशेष रूप से लागू होती है, जो हमारे रक्त, मांस और अस्थियों में समाई है। इसी विशेषता से हमारा वर्तमान रूप बना है और हमारा भावी रूप बनेगा। तो यहाँ पे नेहरू जी बराबर सोचा करते थे कि आखिर इनकी विरासत क्या है, वे किन बातों के उत्तराधिकारी हैं। और फिर स्वयं ही उनका मानना है कि मानवता के जिन मूल्यों को हजारों वर्षों से प्राप्त किया गया, जीत का, उल्लास का, हार का, दुख, मानव के साहसी कार्यों का, ये सभी उनके साथ जुड़े हैं। वे इन्हीं सब की संतान हैं। यानी कि इतनी पुरानी सभ्यता और संस्कृति जो है वो हमारी है और हम लोग इसी के संतान हैं। और भारतवासियों की विरासत की विशेषताएं हैं कि वे आपस में अलग रहने में विश्वास नहीं करते और इन सबके वर्तमान के विचारों और क्रियाकलापों के द्वारा ही
हमारे प्राचीन सभ्यता और संस्कृति पर हम सब उसके उत्तराधिकारी हैं और हम सब उसकी संतान हैं। यहाँ पर एक शब्द आया है उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी यानी कि जो इसका अधिकारी है, जो इसके बाद उस पर शासन करेगा, वो उसका उत्तराधिकारी होता है। तो मानवता के बारे में यहाँ कहा गया है, जो बहुत सालों हजारों साल पुरानी है और उसमें कितने सुख दुख हैं और कितने साहसिक कार्य हैं, उन सब को यहाँ पर उन सब का जो है, उन सब के कारण ये भारतवासियों का जो है ये विरासत प्राप्त हुई है। उनके साथ सभी जुड़े हुए हैं और इसीलिए हम सब जो है उन्हीं की संतान है। उन्हीं के द्वारा हम लोग आगे बढ़ते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। अब आगे है इसी विशिष्ट विरासत का विचार और वर्तमान पर इसे लागू करने की बात एक लंबे अरसे से मेरे मन में घर किए है। वर्तमान पर इसे लागू और मैं इसी के बारे में लिखना चाहता हूँ। विषय की कठिनाई और जटिलता मुझे भयभीत करती है। मुझे लगता है कि मैं सतही तौर पर इसका स्पर्श ही कर सकता हूँ। अब नेहरू जी ने कुदाल छोड़कर कलम तो उठा ली, लेकिन उनके मन में ये विचार आ रहे थे कि मैंने जो लिखने का कार्य शुरू किया है वह कितना मैं इसे पूरा कर पाऊँगा, और मुझे लगता है कि इसके बारे में ये विषय इतना कठिन है और इतना जटिल है। इन सब चीज़ों के बारे में, सभ्यता और संस्कृति के बारे में पता करना, अतीत के बारे में पता करना, ये सब इतना कठिन है कि मैं इसके बारे में थोड़ा ही लिख सकता हूँ, केवल सतही तौर पर, यानी कि कुछ के बारे में ही मैं वर्णन कर सकता हूँ। तो नेहरू जी ने अपने विचारों में अपनी घटना का भी उल्लेख किया है कि भारतवासियों की विरासत की विशेष बात यह है कि ये आपको अपना पराया का भेदभाव नहीं करते, और यह विचार हमारे अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। यही विचार हमें एक सूत्र में बांधकर रखते हैं और इन आधारों पर ही वर्तमान और भावी रूप बनेगा। वर्तमान यानी कि ये वर्तमान जो हमारा जीवन है, हमारा भारत है और हमारा देश है, तो इसका वर्तमान, और भावी मतलब भविष्य में इसका रूप बनेगा इसी के आधार पर। और हमारे देश की संस्कृति ऐसी है जो अपनी परायों का भेदभाव नहीं करती। यहाँ पर एक शब्द आया है विशिष्ट विरासत। विशिष्ट मतलब विशेष प्रकार का, और विरासत यानी कि जो हमारे पूर्वजों से हमें मिला है और उनके विचार और उनको वर्तमान पर उनका प्रयोग करना। और एक बहुत पहले से नेहरू जी के मन में ये बात थी कि इसके बारे में हमें लिखना है, और इसलिए उन्हें इसमें कठिनाई भी महसूस हुई। किसी चीज़ के बारे में सोचना, बोलना अलग बात होती है, लेकिन उसको शब्दों में अभिव्यक्त करना, शब्दों में लिखना, ये कठिन काम होता है और उसके लिए बहुत मेहनत की आवश्यकता होती है और बहुत ही शोध की आवश्यकता होती है कि हमारा अतीत क्या था और हमारी संस्कृति क्या थी, जो सभ्यता पहले की थी और अभी क्या लोगों के विचार हैं। इन सभी घटनाओं को
सभी घटनाओं के बारे में जोड़कर लिखना और उसकी कठिनाई को जवाहरलाल नेहरू जी महसूस कर रहे थे और वे चाहते थे, और वो लिखना तो चाहते थे, लेकिन उनको ये लग रहा था कि वो हो सकता है कि इतना गहराई तक न लिख पाएँ, तो सतही तौर पर यानी कि वो कुछ भाग जो है वो लिख सकते हैं। और यहाँ पे एक शब्द आया है जटिलता। जटिलता यानी जटिल होना, कठिन होना, दुरूह होना। और इसके बाद साझेदारी शब्द एक आया था, साझेदारी। साझेदारी का अर्थ होता है मिलजुल कर, साझे में मिलजुल कर। जैसे दो लोग मिलकर कोई व्यवसाय करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं। साझा होना मतलब आधा हमारा आधा दूसरे का होना। तो इस तरह से अपने परायों का भेद ये भारतवासी नहीं करते हैं और ये विचार उनके अंदर कूट कूट कर भरे हुए हैं। और वे आपस में अलग रहने में भी विश्वास नहीं करते। और इस संबंध में नेहरू जी का कहना है कि यह हमारे रक्त, मांस और अस्थियों में कूट कूट कर भरा है। यानी कि ये हमारी संस्कृति रही है जो हमारे अंदर भरा हुआ है, और कोई व्यक्ति औरों से अलग नहीं होता, यानी विश्व बंधुत्व की भावना में विश्वास करते हैं। जैसे कि कहा भी गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। तो इस तरह से इनमें अपना पराया कुछ नहीं है। वे सभी को अपना मानते हैं, सभी के सुख दुख को अपना मानते हैं, और उनके लिए कोई भी पराया नहीं है, और वे अलग होकर रहना भी नहीं चाहते हैं। तो इस तरह से नेहरू जी ने अपने लेखन कार्य की शुरुआत की। तो इस अध्याय में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से नेहरू जी ने जेल में बागवानी का कार्य शुरू किया, और उसी कार्य में उनको अनेक जो है खुदाई में इमारत और गुंबद आदि के ऊपरी हिस्से दिखाई दिए, और बाद में उन पर अंकुश लगाया गया, आगे नहीं बढ़ने दिया गया इस कार्य में। तो जब उन्होंने ऐसा बाधा देखी तो उन्होंने ये कार्य बंद करके कलम उठा ली, और भारत के इतिहास के को लेकर और उस सभ्यता को लेकर और वर्तमान, अतीत और वर्तमान के बारे में लिखने का प्रयास शुरू किया। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ तक पढ़ेंगे, और अगले वीडियो में हम लोग अगला अध्याय देखेंगे। धन्यवाद।